तो अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली एक कनेक्शन है जो मदर से बेबी को जोड़ता है। नॉर्मल केयर नाड़ू की सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ मत करो, नाड़ू ने अपने आप हफ्ते से 10 दिन में गिर जाना है। जब आप डाइपर्स पहनाते हैं या आप कोई पजामा पहना रहे हैं या बेबी को नैपी पहना रहे हैं, उस टाइम पे जो नाड़ू वाला हिस्सा है उसके नीचे पहनाइए। बहुत बार नाड़ू जब निकल जाता है, बिल्कुल हील हो जाता है, अम्बिलिकस बंद हो जाता है, तो बच्चों में थोड़ी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, या जो वो नाभि है वो थोड़ी सी बाहर को निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे कहते हैं प्रोट्रूबरेंट हो गई। बहुत लोग डर जाते हैं कि सूज गई है नाभि। वो जब बच्चा रोता है या बच्चा थोड़ा जोर लगाता है तो वो बाहर को पुश होता है, वो हमें स्वेलिंग नज़र आती है और उसको देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं। 90% केसेस में ये विद इन 1.5 to 2 years धीरे धीरे मसल्स की स्ट्रेंथ जैसे जैसे बड़ी बेटर होती है वैसे वैसे ये बंद होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में हमने न्यूबॉर्न केयर को लेकर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप अभी तक आप नहीं देखी वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आज एक और टॉपिक बेबी केयर से जुड़ा हुआ। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी नाड़ू या कॉर्ड जो है वो माँ के साथ जुड़ी होती है, वो काटती जाती है, लेकिन उसकी केयर कैसे की जाए, क्योंकि कई बार वो फूल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका इलाज क्या है और कॉर्ड की केयर कैसे करें। डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन है, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। बहुत सारे वीडियोस हमने आपके साथ बनाए हैं और आज ये टॉपिक रह गया था कि कॉर्ड केयर कैसे की जाए, क्योंकि कई बार मेरे एक नोन है, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अम्बिलिकल हर्निया उनको हो गया था और बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो एक तो कॉर्ड की केयर कैसे करें और ये हर्निया हो जाए तो क्या किया जाए और क्यों होता है। बिल्कुल, तो आई थिंक हमने जो पूरी सीरीज़ की उसमें एक न्यूबॉर्न बेबी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, या जिसे कहें जहाँ से बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली होती क्या है, अगर हम ये समझेंगे तो हमें आगे की चीज़ें भी आसानी से समझ में आएंगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली एक कनेक्शन है जो मदर से बेबी को जोड़ता है। सो एक प्लेसेंटा, या जिसे हम ऑल कहते हैं, एक प्लेसेंटा होता है जो मदर के साथ यूट्रस में चिपका होता है, उसके थ्रू एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है, नाड़ू निकलता है जिसे हम कहते हैं, वो बेबी के अम्बिलिकस यानी कि जो सेंट्रल हमारे पेट का एरिया होता है वहाँ पे कनेक्ट होता है। तो जो बेबी का ऑक्सीजनेशन होनी है, उसको जो न्यूट्रिशन मिलना है, वो सब उस अम्बिलिकल कॉर्ड के रास्ते होता है, ताकि जो बेबी का ब्लड प्यूरिफिकेशन हो सकता है या जो ऑक्सीजनेशन हो सकता है वो उसके थ्रू होगा, प्लेसेंटा के थ्रू। जो खाना पीना और शिशु का बिल्कुल, विकास जो जो भी पेट में होता है, बिल्कुल, गर्भ के टाइम माँ के अंदर, वो उसके थ्रू यस, होता है। क्योंकि जो भी और जो लंग्स का फंक्शन भी है बेसिकली, जो हमारी लंग्स ऑक्सीजन को देती हैं और उसको हमारा हार्ट पंप करके उसको क्लियर करता है और उसको ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली जो भी ये जो ये ऑक्सीजनेशन भी है, ये भी थ्रू प्लेसेंटा होनी है, क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो थ्रू प्लेसेंटा ही जाता है वहाँ से। Okay. तो जब बच्चा बॉर्न होता है, क्राई करता है, एवरीथिंग इज फाइन, तो यूजुअली आजकल जो हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के बारे में हमने बात की थी, कि जो पहला 1-2 मिनट है वो बहुत गोल्डन मिनट होता है बच्चे के लिए। तो हमें कोशिश सबको यही रहना चाहिए, जहाँ भी पॉसिबल हो, हर डिलीवरी में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कॉर्ड क्लैंपिंग है या जो कॉर्ड को कट कर रहे हैं उसको हम 1 से 3 मिनट के बीच में डिले करें, ताकि बेबी को जो एक्स्ट्रा ब्लड है मदर से वो मिल सके। सो 1 मिनट तो एटलीस्ट कॉर्ड को डिलेड क्लैंप करना चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो पाए। सो आजकल मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अच्छे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वो इस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और उससे बेबीज़ के जो अनीमिया बाकी के पहले हो जाता था पहले के टाइम में, वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। सो जब उसको क्लैंप कर देते हैं और उसको हम एक कॉर्ड क्लैंप उसके ऊपर लगा देते हैं, तो बेसिकली वो हमें उस टाइम पे मॉइस्ट होती है, गीली होती है, और यूजुअली सबको हम एक ही सलाह देते हैं कि इसको अब टच नहीं करो, सूखा छोड़ो। और पहले के ज़माने में भी हमारे सब ग्रैंड पेरेंट्स, दादी नानी सब बोलते थे कि नाड़ू का ध्यान ज़रूर रखना है या नाल का ध्यान ज़रूर रखना है। वो इसलिए क्योंकि ये एक कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता था, क्योंकि यहाँ से सीधी ब्लड का कनेक्शन है और वो ओपन है। अगर आप उस पर कुछ गंदे कपड़ा या कोई गंदे हाथ या कुछ ऐसा इन्फेक्शियस मटेरियल लगाएंगे तो वो डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और ये इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस हो सकती है कई बार। सो इन्फेक्शन जब नाड़ू की अगर हमें लगता है कि हो रही है, तो नाड़ू के आसपास हमें रेडनेस दिखनी शुरू हो जाती है,
और कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है। सो जहाँ पे हमें रेडनेस लगे नाड़ू के आसपास, स्वेलिंग लगे, कई बार नाड़ू से पस जैसा डिस्चार्ज भी नज़र आने लगता है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है और कई बार बच्चों को हमें एडमिट करके इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, बच्चों को बुखार भी आ सकता है और ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकती है बच्चे के। ओके। सो नाड़ू का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन्फेक्शन से डेफिनेटली प्रिवेंट करना है। राइट। बेसिक मेजर्स में अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसमें यह है कि डूइंग नथिंग इज डूइंग एवरीथिंग। अगर हम नाड़ू को छेड़ेंगे नहीं, उसके साथ ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे तो वो ठीक रहेगा। उसको एयर ड्राई होने दो, उसको सूखने दो। कितने उसके दिन तक ये यूजुअली dry हो 5 से जाता है? 7 दिन, मैक्सिमम 10 डेज में जो नाड़ू है वो अपने आप श्रिवल होके सूख के गिर जाता है। तो जब वो गिरता है नाड़ू, तो कई बार वहाँ से थोड़ा-सा व्हाइटिश डिस्चार्ज या ब्लड जैसा डिस्चार्ज आ सकता है। वो एक बिल्कुल नॉर्मल है। उसको हम अगर किसी भी स्टेराइल गॉज़ से या स्पिरिट स्वैब जिसे हम कहते हैं, उससे अगर हम क्लीन कर दें, कॉटन से। कॉटन से या स्पिरिट स्वैब जो ओके। मिल जाता है, जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, हम स्पिरिट से उसको क्लीन कर दें, कॉटन से उसको क्लीन कर दें, मेडिकल स्पिरिट से, तो वो इन्फेक्शन भी प्रिवेंट हो जाती है। और बेस्ट वे इज़ कि उसको हम खुला रखें। तो जो नाड़ू वाला हिस्सा है, जब भी यूजुअली हम मदर्स को बताते हैं कि जब आप डाइपर्स पहनाते हैं या आप कोई पजामा पहना रहे हैं या बेबी को नैपी पहना रहे हैं, उस टाइम पे जो नाड़ू वाला हिस्सा है उसके नीचे पहनाइए, उसके ऊपर मत पहनाइए। राइट। बहुत बार क्योंकि नाड़ू ऐसे लटकता है, तो मदर्स जब पहना रही हैं या ग्रैंड मदर्स या जो भी केयर टेकर हैं, वो हाथ में। नाड़ू के ऊपर पहना देते हैं, तो वो उसको टच करता रहता है, स्पेशली डाइपर्स को। सो वहाँ से स्टूल कंटामिनेशन, यूरिन कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, कई बार वो जो क्लैंप है वो एक्सीडेंटली कहीं में फंस के आप जब खींचते हैं, तो कई बार वो पूरे का पूरा निकल आता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है इमीडिएटली। सो इसका हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे कपड़े हैं या जो नीचे के कपड़े हैं वो नाड़ू से नीचे रहें। और दिन के टाइम पे जब अगर टेम्परेचर ठीक है, यू कैन कीप इट ओपन। थोड़ा ओपन छोड़ोगे, हवा लगेगी, वो अपने आप सूख जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको बेसिकली, तो वो ऑटोमेटिकली नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो श्रिवल होके सूख के अपने आप गिर जाएगा। और जब वो गिरता है तो उसके बाद जैसे हमने बताया, आप स्पिरिट स्वैब से उसको क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत व्हाइटिश डिस्चार्ज आना या येलोइश डिस्चार्ज आना या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, 1-2 स्पॉट्स आना, दैट इज नॉर्मल। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो उस पे चिपक जाते हैं और जब भी वो कपड़े चेंज करते हैं उनको लगता है ब्लड आ रहा है। वो बेसिकली एक जख्म के ऊपर अगर कोई चीज़ चिपक जाएगी और फिर उसको जब आप उतारते हैं तो वो जख्म फिर से फ्रेश हो जाता है। ट्रू। सो व्हाट वी टेल मदर्स इज, हम सबको यही बोलते हैं कि उसको खुला छोड़िए, एयर ड्राई होने दीजिए। नाड़ू को आप सूखने देंगे, वो अपने आप ही सूख जाएगा। ये तो गर्मियों में, अगर लेकिन ठंड हो तो आप ठंड में, वो भी हाँ, नहीं कर ठंड में अगर सकते। रूम का टेम्परेचर आपका अच्छा है, मेंटेन्ड है, तो कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट वे इज कि कॉटन के कपड़े पहनाओ नीचे, और कोशिश ये करो कि जो आपका क्लैंप है वो उसमें फंसे नहीं कपड़ों में। नीचे वाले कपड़े एटलीस्ट नाड़ू से नीचे होने चाहिए, ताकि यूरिन और स्टूल की कंटेमिनेशन एटलीस्ट उसमें ना हो। तो ये तो हमने बात करी कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन और नॉर्मल केयर। नॉर्मल केयर नाड़ू की सबसे ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मत करो, नाड़ू ने अपने आप हफ्ते से 10 दिन में गिर जाना है। और अगर आपको कुछ भी डेंजर साइन लगे कि उसमें रेडनेस लग रही है या कोई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा लग रही है या सडनली निकल गया है या स्वेलिंग लग रही है, आपको बेबी को फीवर लग रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो ये तो हो गई बेसिक केयर के बारे में जो हमने बात की। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि हमने जैसे पहले बात की कि बहुत बार नाड़ू जब निकल जाता है, बिल्कुल हील हो जाता है, अम्बिलिकस बंद हो जाता है, तो बच्चों में थोड़ी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, या जो वो नाभि है वो थोड़ी सी बाहर को निकलनी शुरू हो जाती है, जैसे कहते हैं प्रोट्रूबरेंट हो गई। बहुत लोग डर जाते हैं कि सूज गई है नाभि। उसमें कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस बीच बीच में वो नाभि हमें फूली हुई नजर आती है। तो उसी टॉपिक को हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया, उसी चीज़ को हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम जी। बात कर रहे थे। तो अम्बिलिकल हर्निया बेसिकली क्या है कि जैसे अगर हम इमेजिन करें कि जो कॉर्ड है वो मदर से आते हुए प्लेसेंटा से बेबी के अंदर जा रही है, और अंदर जाते समय जो अम्बिलिकस है या जो धुन्नी है उसके आसपास की जो मसल्स हैं उसको एक जगह देती हैं ताकि उसके थ्रू वो कॉर्ड निकल सके। वंस वो क्लैम्प हो गई, कट गई, निकल गई, सब चीज़ें सील हो गई, तो जो अंदर की मसल्स हैं या जो ओपनिंग है उसका काम है धीरे 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 बंद हो जाना, और ताकि उसके अंदर कोई भी ओपनिंग ना रहे। लेकिन कुछ बच्चों में, स्पेशली बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं या जिन बच्चों का वजन कम होता है बर्थ पे, कई बार नॉर्मल बच्चों में भी जिनका वजन ठीक है सब कुछ, उनमें भी ये जो एरिया है या जो गैप है ये खुला रह जाता है। सो इसको, इसके थ्रू
कई बार जो अंदर से इंटेस्टाइन है, हमारी आंतड़ियाँ हैं, थोड़ा फैट है, वो जब बच्चा रोता है या बच्चा थोड़ा ज़ोर लगाता है तो वो बाहर को पुश होता है, वो हमें स्वेलिंग नज़र आती है राइट। और उसको देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली जब बच्चा रो रहा हो। तो उसको मदर्स कोलैबोरेट कर लेती हैं कि इसमें दर्द हो रहा है, इसी वजह से बच्चा रो रहा है, कि अम्बिलिकल हर्निया पेन कर रहा है, लेकिन उसमें कोई पेन नहीं होता बच्चे ओके। को। सो अगर वो अम्बिलिकल फूलता भी है तो बच्चे को कोई दर्द कोई नहीं हो दर्द रहा, नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नहीं, वो नहीं। सिर्फ दिखने में एबनॉर्मल जी, सी चीज़ जी, लग रही जी, है, जी। जो देखेगा, जी, पेरेंट्स देखते हैं या माँ बहुत देखती है, वो बहुत डर घबरा जाते जाते हैं। हैं, बिल्कुल। और ये पहले 6 महीने, साल में साइज़ में बड़ा भी हो सकता है। सो कई बार पहले शुरू-शुरू में अम्बिलिकल हर्निया जो है विद एज कई बार थोड़ा-सा बढ़ता है। हुँ। तो जैसे वो पहले थोड़ा-सा बड़ा हो रहा था, ऊँचा उठ रहा था, पेरेंट्स आते हैं कि ये तो 3 महीने में अब ज़्यादा बड़ा होने लग गया है, हुँ। पहले तो छोटा ही था। तो बेसिकली इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज़ बच्चा बड़ा हुआ है, तो गैप है अभी, तो जो इंटेस्टाइन्स हैं वो भी बड़ी हुई हैं, बच्चा ज़ोर ज़्यादा लगा रहा है, तो धीरे-धीरे वो हर्निया भी कई बार बड़ा हो जाता है। ओके। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये जो अम्बिलिकल हर्निया है, मसल्स की क्लोजिंग से बंद हो जाएगा। ईज़ी इसमें यही होता है कि हम इसको कुछ मत करें। हुँ। 90% केसेस में ये विदिन 1.5 to 2 ईयर्स धीरे-धीरे मसल्स की स्ट्रेंथ जैसे-जैसे बढ़ती बेटर होती है, वैसे-वैसे ये बंद होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने के आसपास हम बच्चे को बिठाना शुरू करते हैं, बच्चा बैठना शुरू करता है, उस टाइम पे मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है। फिर बच्चा चलना शुरू करेगा, तो ये सारी मसल्स की जब स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो धीरे-धीरे जो गैप है, वो फिल इन हो जाता है और ऑलमोस्ट एवरी किड, मतलब आज तक मेरे को नहीं लगता, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका ऑपरेट करने की या किसी को कुछ सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ी अच्छा, होगी। सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है? बहुत ही रेयर केसेस रेयर में, बहुत केसेस ही में। रेयर केसेस में 95 टू 99% बच्चे जो हैं वो ठीक बिना हो सर्जरी जाता है। के अपने आप 1.5 से 2 साल की उम्र तक ठीक हो जाते ओके, हैं। मतलब आपको इतना लंबा वेट करना पड़ेगा, जी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं जी, है। तो कई बार साइज़ बड़ा होने के बावजूद भी हमें वेट करना है। तो इट इज़ नॉट कि साइज़ बड़ा हो रहा है तो शायद डिफेक्ट बड़ा हो रहा है तो हमें हुँ। ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ऐसा हुँ। नहीं करना चाहिए। अम्बिलिकल हर्निया में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती? देखो, सर्जरी की ज़रूरत तब है जब ये अम्बिलिकल हर्निया बहुत लंबे टाइम के लिए परसिस्ट कर गया, बच्चा 4 साल, 5 साल का हो गया है। ओके। वो और दूसरी केसेस होते हैं इमरजेंसी, कि हमें कब घबराना है एक्चुअली। सो क्या अम्बिलिकल हर्निया कभी हमें मतलब घबराने की भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, कभी-कभी स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है। यानी कि जो बेसिकली जो हमारा हर्निया है वो एक मोरी है, हुँ। उसके थ्रू हमारी इंटेस्टाइन बाहर निकलती है और इंटेस्टाइन अगर इसमें कहीं स्टक हो जाए और जैसे बच्चा रो रहा है, इंटेस्टाइन आगे गई और फूल गई और उसके बाद वापस नहीं गई, तो स्टक हो गई एंड सडनली उसमें कोई डिस्कलरेशन दिख रही है स्किन में, स्किन ब्लूइश टर्न होने लग गई है, स्किन बहुत रेड हो रही है, उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसा कुछ भी लगे या वो स्टक हो जाए और स्वेलिंग वापस ही नहीं जा रही है, देन दैट केस इट इज़ एन इमरजेंसी। उन हुँ। केसेस में फिर हमें अर्जेंटली उसको सर्जरी से क्लोज करना पड़ता है, बट ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। मतलब जनरली ये अपने आप बच्चा विद साँस टाइम। लेता है या रोता है तो बाहर आके फिर अंदर हो जी, जाती जी, है, जी, 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 फिर जी। बाहर आ जाती है, अंदर हो जाती है, जी, लेकिन अगर ये अंदर नहीं जा रही है, स्टक हो गई है स्टक हो गई और है, उसके कलर चेंज होना शुरू हो गया, नीलापन आना शुरू हो गया, यानी कि फँसने वाले सिम्पटम जिसे कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन हो गया। ओनली इन दैट केस यू हैव टू डू तब आपको समथिंग। डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज़ 98 टू 99% केसेस हमें आपको कुछ वेट करना करने की है। ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 साल में अपने आप ठीक हो जाता है और जैसे ही हम पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चे को जैसे कोई आया, हमने बताया कि इसको अम्बिलिकल हर्निया है, तो इमीडिएटली दिमाग में लोगों के स्ट्राइक करता है हर्निया, बड़ों वाला हर्निया, हाँ, हाँ। जो बड़ों में होता है। हुँ, तो ये वो ये नहीं वैसा है। वाला हर्निया नहीं है। हुँ। बड़ों वाला हर्निया रिज़ॉल्व होने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो एज के साथ मसल्स वीक हो गई हैं और गैप बन गया है, उस वजह से हर्निया हो गया है। राइट। दिस इज़ नॉट दैट हर्निया। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ने जो एक गैप बनाया था, उसको धीरे-धीरे फ़िल करना है, जिसको फ़िल करने में 1.5 साल लग सकता है, 2 साल हुँ। लग सकते हैं, तो हमें वेट करनी चाहिए हुँ। और 99% केसेज़ में इट गेट्स रिज़ॉल्व्ड ऑन इट्स ओन। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, कई बार जो कॉर्ड होती है, नाड़ होती है, उसमें कई कुछ लोग तेल लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हाँ, करते, ये आपने बाहर की चीज़ें बिल्कुल, लगानी। बिल्कुल। सो कोई तेल कोई और कोई चीज़ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ड्राई छोड़िए, जितना आप ड्राई छोड़ेंगे, हुँ। जितना इसको आप नहीं छेड़ेंगे, उतनी जल्दी ये सूखेगी, उतनी जल्दी ये श्रिवल ऑफ होगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हमें लगे तो हम सिंपल एक स्पिरिट स्वैप से उसको क्लीन कर सकते हैं। इवन उसकी भी आजकल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राई छोड़ देते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में कुछ भी करना नहीं होता, अपने आप सूख के वो गिर जाता है। बट कोई दवाई बिना डॉक्टर से पूछे या कोई पाउडर इस पे लगाना या बहुत सारे लोग तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल,
और कई तरह के तेल लोग लगा देते हैं। पहले ज़माने में इसके ऊपर गोबर लगाया जाता था, बहुत सारे उससे टेटनस नाम की एक बीमारी होती थी, तो वो चीज़ें तो अब खैर ऑब्सोलीट हो गई हैं, तो वो चीज़ें अब कोई नहीं करता। बट ये सब चीज़ें लोगों की प्रैक्टिसेस और मिथ्स हैं जो लोग करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं करिए, उससे कुछ क्या मत कीजिए। नुकसान है वो, ये सब अगर हम लगाते हैं इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन हो सकता है सकता है नाड़ बच्चे को। को, बिल्कुल। और वो इन्फेक्शन जो है वो पूरे शरीर में फैल सकती है, तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है। अम्बिलिकल सेप्सिस जिसे कहा जाता है, या अम्बिलिकल इन्फेक्शन, वो पूरे शरीर में ब्लड घूमता है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो बेस्ट थिंग अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड इज कि कुछ भी नहीं करना है। राइट। तो कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप जितना छेड़खानी करेंगे उसके साथ, उतने उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, उतने उसके साथ प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है।